चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 8 जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इवनिंग में भी एक क्लास होगी, एक आफ्टरनून में होगी। डेली आपको 2 क्लासेस होगी जिसमें आपको एक क्लास स्पेशली एएनएम और जीएनएम एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी और एक क्लास आपके जो ऑल ओवर जितने भी आपके स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं, केजीएमयू के लिए पेपर है, ओएसएससी का पेपर है, गुजरात का है, केपीएससी का पेपर है, एमपीएनएचएम का, उन सभी के लिए रहेगी। तो आप दोनों क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्लास इवनिंग में हुआ करेगी उसमें क्वेश्चंस थोड़े नॉर्मल लेवल के रहेंगे और जो मॉर्निंग के जो आफ्टरनून क्लास रहेगी उसमें आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। जो भी लोग अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड किया जा सके। और आप लोग एमसीक्यू चैलेंज क्विज भी वहाँ पर खेल सकते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। लेकिन आप यदि पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर्स या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल परचेस करेंगे तो आपको उसका चार्ज लगेगा, बट ऐप आपको फ्री है जिसमें आप चैलेंज क्विज और जो वैकेंसी आती है उनकी डिटेल, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है यदि, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, 28 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, क्या है, मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल। तो यहाँ पर क्या है जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी में वो भी पेनलेस ब्लीडिंग हो रही, मतलब दर्द नहीं हो रहा लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो मोस्ट कॉमन कॉज है किसके लिए, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। और प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है उसमें पेन नहीं होता है। सबसे खास और क्लासिकल साइन है प्लेसेंटा प्रीविया का क्या, कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी लेकिन बिफोर द डिलीवरी। तो यहाँ पर देखिए, इट अकर्स व्हेन अ बेबीज प्लेसेंटा पार्शियली और टोटली कवर द मदर सर्विक्स। तो जनरली प्लेसेंटा है जो अपर साइड अटैच होगा, यूट्रस में जो सेंटर पार्ट में अटैच होगा, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में नीचे आ जाएगा, सर्विक्स को या तो फुली कवर कर लेगा या फिर तो पार्शियली मतलब हाफ कवर करेगा। द आउटलेट फॉर द यूट्रस, तो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ ना होके नीचे की तरफ हो जाना, प्रीविया मतलब पहले नीचे। प्लेसेंटा प्रीविया में सीवियर ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर, लेकिन इसमें आपको ब्लीडिंग में दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। यही एक खासियत है प्लेसेंटा प्रीविया की। इसमें लो इम्प्लांटेशन में का मतलब है कि कम सर्विक्स कवर होगी, पार्शियली में हाफ होगी और फुली में तो पूरा प्लेसेंटा सर्वाइकल एरिया के यहाँ पे कवर कर जाएगा। क्लियर है। और ग्रेड होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, 4 ग्रेड का मतलब है कि 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। तो नॉर्मल मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच रहता है, यूट्रस का जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे, इस इमेज में आप देखिए, फर्स्ट है जो नॉर्मली प्लेसेंटा इस तरीके से अटैच होगा। लेकिन जब प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होगी, मतलब माइनर सब प्लेसेंटा है जो इस एरिया से खिसक के थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आएगा, लेकिन इसने सर्विक्स को है जो कवर नहीं किया है, लो लाइंग बट नॉट रीचिंग द इंटरनल ओपनिंग, ये है माइनर और ग्रेड 1। ग्रेड 2 जिसको आप कहेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा, एज ऑफ द प्लेसेंटा रीच द इंटरनल ओपनिंग। तो जो प्लेसेंटल एज है कहाँ तक पहुँचेगी, इंटरनल ओपनिंग तक, सर्वाइकल सर्विक्स की जो इंटरनल और एक्सटर्नल ओस है, तो इंटरनल ओस के यहाँ पर ये पहुँचेगी लेकिन कम तरीके से। ग्रेड 3 जिसको पार्शियली, मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा इंटरनल ओपनिंग से लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा पार्शियली कवर्स द ओपनिंग, तो हाफ तरीके से जो इंटरनल ओस है, सर्विक्स का इंटरनल ओस है, यहाँ पे कवर कर जाएगा। ग्रेड 4 में पूरा प्लेसेंटा इंटरनल ओस को क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो ऐसे केस में यदि जब डिलीवरी होगी तो जनरली पहले बेबी बाहर आता है, जब नॉर्मल डिलीवरी की बात करें हम,
लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के केस में पहले क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा। तो इसीलिए ऐसे केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया का यदि केस है तो माँ के लिए LSCS प्रेफर करने के लिए कहा जाता है। क्या है, LSCS प्रेफर करने के लिए कहा जाता है। और तौर पे प्लेसेंटा प्रीविया में कि अब डिलीवरी कैसे होगी, तो पहली चीज़ ये डिपेंड करता है माँ की कंडीशन पर। किस पर, माँ की कंडीशन पर। प्लेसेंटा प्रीविया के जो मेन कॉज होते हैं वो अभी तक इडियोपैथिक मतलब कंफर्म नहीं है। दूसरा, यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एंटीपार्टम हेमरेज की जो कंडीशन होती है वो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण ही होगी। तीसरा, यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा एनीमिया के एनीमिया के सिम्टम है देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा। अब यहाँ पर ये यदि प्रीटर्म डिलीवरी को क्या करना है, पोस्टपोन किया जाना है, तो ये डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स और माँ की कंडीशन पर ये सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि प्रीटर्म डिलीवरी करवा के जो बच्चे को बाहर निकालना है या फिर यहाँ पर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स अपनाए तो जाएंगे, लेकिन बेबी को भी सेव करने की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट किस तरीके से है, मतलब कितनी ब्लीडिंग हुई है। और यहाँ पर कभी भी इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाता, सोनोग्राफी से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि प्लेसेंटा कितना है, जो मार्जिनल है, पार्शियल है कि कम्प्लीटली नीचे की तरफ आया है। तो ये सब चीज़ें चेक कैसे की जाएंगी, सोनोग्राफी से। इंटरनल वेजाइनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब फिंगर असेसमेंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, अदरवाइज और ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर गिवन इन दिस इमेज। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आता है और आप लोग इसको गलत ही करके आते हैं। मैंने 10 आंसर की देखी होंगी जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, जिसमें से 5 आंसर की मुझे आंसर गलत मिला है, मतलब आपने गलत किया है, ऑफिशियल में सही है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा है, पावलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप। तो यहाँ पर कौन सा मैन्यूवर अपनाया जा रहा है, ये है आपका पावलिक ग्रिप। कौन सी ग्रिप है, ये है पावलिक ग्रिप। पावलिक ग्रिप के लिए क्या कहा जाएगा, सेकंड पेल्विक ग्रिप और थर्ड मैन्यूवर। तो यहाँ पर एक ग्रिप किस लिए अपनाई जाती है कि यदि बच्चा है, जो जनरली बच्चे का जो पोजीशन है, फीटस की पोजीशन है, तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए, और यदि कुछ ना कुछ यदि टाइमिंग बची हुई है तो बच्चे को एक तरीके से क्या किया जाएगा, मैनुअली यूट्रस के अंदर ही घुमाया जाएगा, घुमाए जाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैन्यूवर अपनाया जा रहा है इस फर्स्ट इमेज में, ये कौन सा है, पावलिक ग्रिप। और थर्ड मैन्यूवर, फर्स्ट मैन्यूवर का मतलब होगा फंडल ग्रिप, सेकंड का मतलब है लेटरल अम्बलाइकल ग्रिप, थर्ड है सेकंड पेल्विक ग्रिप और पावलिक ग्रिप, लास्ट है यहाँ पर लियोपोल्ड फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। तो यहाँ पर मैन्यूवर अपनाया जाता है कि पोजीशन ऑफ फीटस है यूट्रस में किस तरीके से, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे ला सकते हैं, बच्चे को एक तरीके से मैनुअली यूट्रस के अंदर ही घुमाना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज एंड वेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो वर्निक डिसीज़ को मैनेज करने के लिए और वेरी के लिए क्या आप एडमिनिस्टर करेंगे, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, थायामीन या फिर विटामिन ए। तो यहाँ पर वेरी और वर्निक्स होता किसकी कमी से, तब तो आप कुछ ना कुछ देंगे यहाँ पर। तो वर्निक्स डिसीज़ और वेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। किससे, विटामिन B1 की कमी से। और वो यहाँ पर कमी पूरी कौन करेगा, थायामीन, क्योंकि थायामीन है जो विटामिन B1 का दूसरा नाम है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन के लिए क्लिनिकल ट्रायड साइन का मतलब है 3 साइन रहेंगे, ऑप्थेल्मोस्पाज्म विथ नेस्टेगमस, अटैक्सिया एंड कन्फ्यूजन। तो थायामीन क्यों जरूरी है, आपकी नर्व सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसकी कमी होती है तो वेरी भी होगा, और ये पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करने का काम करेगा। उन नर्व्स के लिए किसकी ज़रूरत है, थायामीन की। तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी एंड वेरी
दोनों केसेस में आप क्या देंगे पर्सन को, दोनों में देंगे आप विटामिन B1 और थायामीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। यदि किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन होता है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब उसका लेवल बढ़ जाएगा, IgE, IgM, IgA या फिर IgG। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ेगा यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो यहाँ पर बढ़ेगा IgE। क्या है IgE? इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसको एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो जब भी आपको यदि लगता है कि आपको एलर्जी है तो जो आपका टेस्ट किया जाता है वो IgE टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा नंबरिंग में रहेगा 75%, जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 75%। और IgG बस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG है जो प्रेजेंट रहेगा। यदि किसी को लंबे टाइम से इन्फेक्शन है, लंबे टाइम से मतलब कि यदि मान लीजिए आपको सर्दी खांसी होती है तो विदिन 4-5 डेज में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि यही सर्दी खांसी आपको 1 मंथ तक चलती है तब IgG वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फिर IgM जो कि लार्जेस्ट इन साइज, नंबरिंग में कहें तो वो है IgG, और साइज में कहें तो वो है IgM जो कि एक्यूट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होगा। IgE सबको पता है कि जब एलर्जिक रिएक्शन होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा तब। और IgA होता है ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकस में और ब्लड में। तो अब आपको पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला कौन है, तो वह है IgG। ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा और ब्लड में कौन रहता है, तो वो है IgA। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI। जब पर्सन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग ले रहा है जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो कौन से फूड लेने के लिए उसको आप मना करेंगे? कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामीन कंटेनिंग फूड या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। तो कौन से फूड आप लेंगे जब पर्सन कौन से फूड लेने के लिए मना करेंगे, अवॉइड करने के लिए कहेंगे जब पर्सन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहा हो तब आप पर्सन को कहेंगे कि आप टायरामीन कंटेनिंग फूड ना लें। और इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहली चीज़ MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो ड्रग है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके लिए डिप्रेशन के लिए और कभी कभी पैनिक डिसऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर इफ़ यू टेक एन MAOI एंड यू ईट हाई टायरामीन फूड, टायरामीन कैन क्विकली रीच द डेंजरस लेवल। क्योंकि यहाँ पर जब आपने MAOI ली और यदि आपने टायरामीन कंटेनिंग फूड लिया तो आपके BP को क्या करेगा, एक हाई लेवल तक ले जाएगा। और जब BP आपका बढ़ेगा तो यहाँ पर BP बढ़ेगा और आप मेडिसिन लेते हैं तो यहाँ पर उससे भी आपका BP पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए आपको एटलीस्ट आप फूड तो अवॉइड कर ही सकते, मेडिसिन तो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, बट यहाँ पर टायरामीन, जिस भी फूड में टायरामीन हो उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट। तो फॉलिक एसिड कौन से बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करेगा? डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, वो होगा यहाँ पर क्या, NTD और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड किसको प्रिवेंट करेगा, बर्थ डिफेक्ट को? तो वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और कैसे? कंसीव करने के पहले से या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसी टाइम से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड। बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब बनती है वो इनिशियल कंसीव करने के बाद से लेके कुछ ही दिनों में बन जाती है, और उसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। जो आपकी बॉडी में है वो तो ठीक है, लेकिन आपके लिए बाहर से भी फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, उतना सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए क्या है, फॉलिक एसिड की आपको टैबलेट दी जाने स्टार्ट की जाती हैं ताकि जो आपका बेबी हो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आप बचा सकें। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर यूरिया। तो प्रोटीन की जो सबसे
बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कहलाती है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन, तो एंटी स्कैनिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। ये कब की जाती है? 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंटी स्कैनिंग है जो कब की जाती है? नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग। और इस स्कैनिंग के थ्रू पता क्या चलेगा? एंटी स्कैनिंग के द्वारा। तो एंटी स्कैनिंग की जाती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब? 11 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी में। इसका एम होता है कि जो नेक की जो फीटल नेक बनती है उसके पीछे वाले एरिया में जो न्यूरल ट्यूब सबसे पहले बनना स्टार्ट होती है बच्चे की, तो उसका जो पीछे वाला जो नेक के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है, उस फ्लूइड को चेक करने के लिए ये स्कैनिंग की जाती है। इसको क्या कहा जाता है? एंटी स्कैनिंग इज अ सोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्किन बिहाइंड द फीटल नेक द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। कभी भी पूछे, हमेशा एंटी स्कैनिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे अच्छा ड्यूरेशन माना जाता है 11 से 14 वीक का। कब का? 11 से 14 वीक का। तो यहाँ पर एंटी स्कैनिंग जरूरी क्यों है? अब ये रीज़न भी आपको पता कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्या है? डाउन सिंड्रोम, या फिर जो बच्चे की गर्दन के यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा हो गया, या फिर बच्चे के लिए कोई भी कंजेनाइटल का मतलब है कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास टाइम रहेगा। इन केस एंटी स्कैनिंग आपकी एबनॉर्मल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं कि आपके बच्चे को आप आगे कंसीव कर सकते हैं, या फिर वो पैदा होगा तो उसको कुछ और प्रॉब्लम्स होगी। ये सभी चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगी। बट यहाँ पे यदि कहें कि ये बहुत ज़रूरी है, एंटी स्कैनिंग करवाना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि कंपलसरी स्कैनिंग तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए या नहीं। लेकिन एज ऑन नाउ डेज की हम बात करें तो एंटी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवाना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपके जो यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है उसमें कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो डेवलप नहीं हुई हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ डेथ एज ब्रेन डेथ। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया बताएगा कि ब्रेन डेथ हो चुकी है? प्रेजेंस ऑफ ईईजी एक्टिविटी, सजेशन ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिव टू डीप पेन, या फिर नन ऑफ द अबव। क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ डेथ मतलब मरने की कंडीशन बता दी जाएगी, मतलब कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। ब्रेन डेथ होता है तभी है जो डेथ कंसीडर की जाती है, वो होगी आपकी सांसें रुकने के कारण। क्या है? सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है सांसों का रुकना, वो चीज़ बताएगी क्या? ब्रेन डेथ को। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया। तो किसी प्लेन एरिया में यदि बात की जा रही है कि पॉपुलेशन का कवरेज क्या होगा, तो कितना होगा? 5,000, 30,000, 40,000 या फिर 20,000। कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो भी प्लेन एरिया में, तो वो कितना होता है? वो होता है 30,000, 30,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी की बात की जा रही है तो प्लेन एरिया में 30,000, और पहाड़ी इलाका है यदि तो 20,000। कम्युनिटी सेंटर के लिए तो सीएचसी है एक प्लेन एरिया के लिए 1,20,000 जनता के लिए, और वही यदि ट्राइबल और हिली इलाका है तो 80,000। सब सेंटर 5,000 प्लेन में, और ट्राइबल एरिया में 3,000 है। पॉपुलेशन नॉर्म से मतलब इतनी जनता के बीच में इतने रहेंगे। नेक्स्ट इज विच IUCD एक्ट्स फॉर 10 ईयर। तो कौन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रा डिवाइस 10 साल के लिए काम करेगी? कॉपर्टी 200, नोवाटी, कॉपर्टी 380, मल्टीलोड 250। 10 साल के लिए इफेक्टिव मतलब यदि आप बीच में कंसीव करना चाहें तो इसको निकलवा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। लेकिन आप यदि 10 साल तक बच्चा नहीं चाहते हैं तब आप कॉपर T380 अपना सकते हैं। कॉपर T380 यहाँ पे अपना सकते हैं।
तो यहाँ पर जो मल्टी लोड है और नोवा टी है, क्या है, मल्टी लोड और नोवा टी। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो 380A है, इसको पैरागार्ड भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है जो कुछ ईयर्स के लिए रहेंगे, या फिर यदि आप लंबे टाइम के लिए कहें तो मल्टी लोड और नोवा टी होता है 5 साल के लिए। कितने लिए? 5 साल के लिए। कॉपर टी 380 होता है जिसको आप पैरागार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये होगा 10 साल के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। प्रोजेस्टासाइट जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, प्रोजेस्टासाइट, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रहेगा, ये होता है 1 साल के लिए। कॉपर टी 200 होती है 4 साल के लिए। फिर यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रॉल कंटेनिंग आईयूसीडी जो कि मेरेना 7 से 10 साल के लिए होती है, लेकिन इसके लिए अप्रूवल 5 साल का अवश्य है। तो मेरेना हो गई, कॉपर टी हो गई, प्रोजेस्टासाइट हो गई, ये सभी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, वो भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट इज नेगल्स पेल्विस। तो नेगल्स पेल्विस कैसी पेल्विस है? 1 सैक्रल अलाई मिसिंग, बोथ सैक्रल अलाई मिसिंग, काइफोटिक पेल्विस या फिर ट्राई रेडिएट पेल्विस। तो कौन सी पेल्विस है? नेगल्स पेल्विस एग्जाम में आती है। तो ये यहाँ पर 1 सैक्रल अलाई इज मिसिंग। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो सैक्रम एरिया है मिस रहेगा, किसमें? नेगल्स पेल्विस में। यहाँ पर जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कंजेनाइटल ही है, तो यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है तब ये डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, जिसमें वो 1 सैक्रल अलाई है जो मिसिंग रहेगा। दोनों साइड का आप साइज देखिए। फिर आती है रॉबर्ट पेल्विस जो एग्जाम में आपको बहुत आती है, इसमें बोथ साइड का जो सैक्रल अलाई है वो मिसिंग रहेगा। क्या है? बोथ साइड का जो सैक्रल अलाई है मिसिंग रहेगा। काइफोटिक पेल्विस इज अ डिफॉर्म्ड पेल्विस, जो कि यहाँ पर स्पाइन के यहाँ से ही इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। तो रॉबर्ट पेल्विस में दोनों सैक्रल अलाई मिसिंग है। देखिए केगल्स की जगह रॉबर्ट पूछते तो बोथ सैक्रल अलाई मिसिंग, 1 sacral alai missing, that means Nagel's pelvis. नेक्स्ट इज बर्थोलिन डक्ट ओपन इनटू। तो जो बर्थोलिन डक्ट है कहाँ पे ओपन होगी? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लोअर वेजाइन या फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। तो यहाँ पर बर्थोलिन डक्ट, बर्थोलिन ग्लैंड है, बर्थोलिन डक्ट है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी? बर्थोलिन डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होगी? तो बर्थोलिन ग्लैंड होती है, इसका काम क्या होता है कि जो वेजाइना में एक तरीके से हम ये कहें कि नरिशमेंट या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्राइनेस के लिए कुछ ना कुछ रिलीज किया जाएगा ताकि ड्राइनेस ना रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेगी? यहाँ पर कुछ म्यूकस रिलीज करेगी। क्या करेगी? म्यूकस रिलीज करेगी ताकि वेजाइना में ड्राइनेस ना रहे। अब ये बर्थोलिन डक्ट है, बर्थोलिन ग्लैंड रिलीज कर लेगी डक्ट के थ्रू, यहाँ पे आएगा म्यूकस। तो ये कहाँ पे रहेगी? लेबिया माइनोरा और हाइमन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड तो कहाँ पे होगी? वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ पर 2 बर्थोलिन ग्लैंड होंगी, लेकिन डक्ट यहाँ पर जो म्यूकस रिलीज करेगी वो होगी। ये देखिए बर्थोलिन ग्लैंड आर आल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जो कि पेयर में रहेगी, 0.5 सेंटीमीटर की ग्लैंड है। और यहाँ पर लोअर राइट एंड लेफ्ट पोर्शन एट द 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजीशन पे रहेगी वेजाइनल इंट्रॉइटस के पास में। तो यहाँ पर दोनों ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेगी? म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है, जो कि वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए क्या है? वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए ये म्यूकस रिलीज करेंगी ताकि वेजाइना में ड्राइनेस ना रहे। तो ये यहाँ की इनकी ओपनिंग पूछी गई है, तो वो कहाँ पर है? लेबिया माइनोरा एंड हाइमन। ये रही लेबिया माइनोरा और हाइमन। यहाँ पर इस एरिया में जो भी म्यूकस रिलीज किया जाएगा तो यहाँ पर ड्राइनेस यहाँ पर ही रहती है। तो इसी ड्राइनेस को कम करने के लिए जो म्यूकस रिलीज होगा वो कौन करेंगी? बर्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट इज a condition in which the menstruation occurs but it is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। तो menstruation आपका हो रहा है
क्या है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम में शेडिंग हो रही है, लेकिन जो ब्लड है वो बाहर आपको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या है, क्रिप्टोमेनोरिया, ज़ेरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया, फिर मेनोरेजिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो वो कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या है, क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब है तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेनोरेजिया का मतलब है हैवी और प्रोलॉन्ग वेजाइनल ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं लेकिन कुछ इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपको ब्लड विजिबल नहीं हो रहा है, वो कहलाएगा आपका क्रिप्टोमेनोरिया। आइडेंटिफाई यूट्राइन एनोमली इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इमेज में एक आपको यूट्राइन एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। जनरली ये पूरा सेक्शन एक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सेप्टम मतलब दो में डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, यूट्रस डायडेल्फाइस, वाई कॉर्निएट यूट्रस, हाइपोप्लासिया ऑफ यूट्रस या फिर यूनिकॉर्निएट यूट्रस। तो यहाँ पर जो यूट्रस दिख रही है, जनरली यूट्रस का शेप कैसा होता है, नॉर्मल यूट्रस, ये जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ से फंडस एरिया कहलाएगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, क्या है, फैलोपियन ट्यूब है जो फंडस एरिया तक अटैच रहेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा डिवाइड होके यहाँ पर इवन सेप्टम वाइज है जो शेप बन गया है। और ये आपका यूट्रस डायल डाइफिस, क्या है, यूट्रस डायल डाइफिस, जिसको कभी कभी यूट्रस डायल्डफिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूट्राइन मॉलफॉर्मेशन है और यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मलेरियन डक्ट आपको पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर जो मलेरियन डक्ट लिखी है, ये क्या है, एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में बनती है। नॉर्मल यूट्रस इस तरीके से रहेगी, लेकिन एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में जब बच्चा 1 वीक और 2 वीक की प्रेगनेंसी के टाइम पर ही हो, तो उसी वीक में यहाँ पर जो मलेरियन डक्ट है इसका फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये फ्यूज नहीं हो पाएगी। क्या है, फ्यूज़न होके सिंगल बना देगी, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूज़न नहीं हो पाएगा, तब ये कंडीशन होगी। यहाँ पर 2 सेपरेट सर्विक्स होंगी, 2 वेजाइना होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर पूरा सीधा सा केस है, यूट्रस का जो बनना क्या है, मुलेरियन डक्ट के हाथ में। मुलेरियन डक्ट है, एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में बनेगी, और यही जो मुलेरियन डक्ट है, क्या है, मुलेरियन डक्ट यदि फ्यूज़ नहीं हो पाती तब ये सिचुएशन होंगी। यूट्राइन हाइपोप्लासिया तो एक कंडीशन है जिसमें क्या है, जो यूट्रस का जो शेप साइज है वो क्या है, कम होगा। यूनिकॉर्निएट में हाफ साइज मतलब सिंगल साइज का यूट्रस बनेगा। जो डाइफिस में जो मलेरियन डक्ट है फ्यूज़ नहीं हो पाएगी एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में, और एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय ऑक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक ब्लूरुबिन इन द ब्रेन, इट इज़ नोन एज। तो ब्रेन डैमेज हो रहा है एबनॉर्मली जो ब्लूरुबिन का लेवल ज़्यादा होने के कारण। तो ये क्या है, जॉइंडिस, कर्निकटेरस, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर। तो ब्रेन में यदि ब्लूरुबिन का लेवल बढ़ जाए और वो क्या हो जाए, ब्रेन को डैमेज करने का रीज़न बन जाए, तो वो कहलाएगा कर्निकटेरस। ओनली ब्लूरुबिन का लेवल बढ़ना कहलाता है जॉइंडिस और पीलिया, लेकिन जब यही जॉइंडिस आपके ब्रेन तक पहुंच जाए वो कहलाता है कर्निकटेरस। क्या है, कर्निकटेरस। तो यहाँ पर ब्रेन टिश्यू और ब्रेन को डैमेज करने का काम करेगा जब यही ब्लूरुबिन, तब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कर्निकटेरस। सेफेलोहेमेटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द बेबीज स्कैल्प एंड द स्कल। ये होगा जब डिलीवरी के टाइम पर ज़्यादा प्रेशर होगा ड्यूरिंग लेबर, तो ब्लड वेसल डैमेज होंगी और ब्लड का कलेक्शन होगा, तो ये कहलाएगा सेफेलोहेमेटोमा। कैपट सक्सीडेंडम में एक तरीके से स्वेलिंग टाइप की रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। तो फीमेल में प्यूबर्टी का पहला लक्षण क्या है, मिनार्ची, थैलार्ची, टेस्टिकुलर ग्रोथ या फिर नन ऑफ द अबव। प्यूबर्टी आती है, मेल फीमेल दोनों में आती है, लेकिन यहाँ पर जो साइन है ये सभी किसके दिए गए हैं। तो प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन पूछा है फीमेल में होता है थैलार्ची, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना और ब्रेस्ट बर्डिंग, ब्रेस्ट साइज का बढ़ना। तो क्या है, थैलार्ची। मिनार्ची का मतलब है कि पीरियड्स का आना स्टार्ट होना। मेल में पूछें तो टेस्टिकुलर ग्रोथ फर्स्ट प्यूबर्टी साइन है मेल में। किसमें, मेल में प्यूबर्टी साइन है क्या, टेस्टिकुलर ग्रोथ। लेकिन फीमेल में पूछें तो ब्रेस्ट बर्डिंग।
नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर अ न्यूबॉर्न वेटिंग 2000-3000 ग्राम। बच्चे का वजन 2000 से 3000 ग्राम के बीच में है, तो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है इसकी साइज़ कितना होना चाहिए। इंटरनल डायमीटर पूछा है यहाँ पर 4, 3, 3.5 या फिर 2.5। बच्चे का वजन 2000 से 3000 ग्राम है, मतलब 2 to 3 kg है, तो होनी चाहिए 3.5 तक। क्या है? 3.5 तक। अब यहाँ पर एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर पूछा है mm में है यहाँ पर इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पर जो भी इंटरनल डायमीटर है कैलकुलेट किया जाएगा जेस्टेशनल एज से डिवाइड करके। जेस्टेशनल एज इन वीक्स डिवाइडेड बाय 10। टिपिकली 2.5 ट्यूब इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्फेंट। जिसका वजन 1 किलोग्राम से कम है उसको 2.5 का यूज़ किया जाएगा। 3 यूज़ की जाती है 1 से 2 किलोग्राम के लिए, और 3.5 यूज़ की जाती 2 to 3 में। यदि बच्चे का वजन 3 किलोग्राम से ज़्यादा है तब आप 3.5 से mm का जो आगे का डायमीटर है वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंटरनल डायमीटर है mm, मिलीमीटर की साइज में, फ्रेंच में नहीं है, मिलीमीटर की साइज में है। तो 2.5 लेस देन 1000 ग्राम बच्चे का वजन है, तो जेस्टेशनल एज होगी यहाँ पर लेस देन 28 वीक्स। 3 है मतलब 1000 से 2000 ग्राम, बच्चे का वजन 1 से 2 किलोग्राम है। और जो जेस्टेशनल एज है वो 28 से 34 वीक तक रही है। 3.5 है मतलब बच्चे का वजन कितना है 2 से 3 किलोग्राम है। बच्चा 35 से 38 वीक का है। और 4 है मतलब मोर देन 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम। और 38 वीक की प्रेगनेंसी मतलब पूरे टर्म प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट इज एडिमा इज अ साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा है जो स्वेलिंग है किसका, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है। अंडरवेट, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म, क्वासियोरकर या फिर मरासमस। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है यहाँ पर, और जिसमें स्वेलिंग है एडिमा हो रहा है तो वो है क्वासियोरकर। क्या है, क्वासियोरकर। मरासमस वाले बच्चे में कभी भी स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, सिकड़ा हुआ बच्चा रहेगा पूरा। क्वासियोरकर को एडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लूइड रिटेंशन होगा, और ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। मरासमस होगा कैलोरीज की कमी के कारण। किसकी, कैलोरीज की कमी के कारण। मरासमस जनरली बच्चे की उम्र 1 साल से कम होती तब अफेक्ट करेगा, और क्वासियोरकर जब बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 3 साल तक होगी तब। सबक्यूटेनियस फैट होगा। सीधा सीधा आप इन इमेज से भी इसको याद रख सकते हैं। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा बॉडी में तो बॉडी फूली हुई सी दिखेगी। सिरोसिस होगा, वुंड हीलिंग कमज़ोर होगी, यहाँ पर एपेटाइट कम लगेगी, मसल वास्टिंग एब्सेंट रहेगी। एडिकेट प्रोटीन देंगे तो ट्रीट कर सकते। मरासमस में बच्चे को कैलोरी की कमी है तो कैलोरी देंगे। एडिमा नहीं होगा, ना फैटी लिवर होगा। जो रिप्स हैं प्रोमिनेंट होंगी मतलब विजिबल देखने को मिलेंगी। When was the MA program launched? MA means Mother's Absolute Affection. मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन और माँ प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था, 5 अगस्त 2016 को, अगस्त 2017, 5 अगस्त 2018 फिर 5 जुलाई 2016। तो यहाँ पर माँ प्रोग्राम मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था कब, 5 अगस्त 2016 को मोदी जी ने इसका यह जो इनॉग्रेशन किया था। इसके तहत जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को है जो एटलीस्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, देन आफ्टर जो आप उसको फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इमिटेड द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सा इंडिया का ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप लिया था किसके लिए, मिड डे मील प्रोग्राम के लिए। असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसने क्या किया था, मिड डे मील स्कीम को इनिशिएट किया था, तो वो था यहाँ पर तमिलनाडु। 1995 में मिड डे मील स्कीम कब लाई गई थी, 1995 में। और पहला इनिशिएटिव किस स्टेट ने लिया था, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट वन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था, 1962 में, 1952 में, 1992 में या फिर 1972 में। तो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में।
इसके तहत है जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977 में। दो चीज़ें याद रखना है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये यहाँ पर क्या है 1952 में लॉन्च किया गया था। यदि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977 में। मध्य यहाँ पर मिशन परिवार विकास के तहत मैंने आपको बताया एथेनॉल फॉलिक एसिड की फ्री डिलीवरी करवाना जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हो उन पर। Which of the following symptoms be an early indicator of hypoxia in unconscious patient? यदि पेशेंट क्या है बेहोश है अनकॉन्शियस है, कौन सा अर्ली इंडिकेटर होगा कि पेशेंट के जो ब्लड में टिश्यूज़ हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया है जो सिचुएशन डेवलप हो रही है। साइनोसिस, डिक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अर्ली इंडिकेटर क्या होंगे हाइपोक्सिया को लेके, तो वो होंगे यहाँ पर रेस्टलेसनेस। क्या होंगे रेस्टलेसनेस। साइनोसिस लेट इंडिकेटर होगा हाइपोक्सिया का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पेशेंट में, लेकिन जो रेस्टलेसनेस होगी वो क्या होगी अर्ली इंडिकेटर होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द साइन एंड सिम्टम वुड बी एन अर्ली इंडिकेशन दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल। कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे कि पेशेंट का जो पोटेशियम सीरम पोटेशियम लेवल क्या है कम है, बिलो यूजुअल जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए उससे कम है। स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स, टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो कौन से साइन सिम्टम हैं जो बताएंगे कि सीरम पोटेशियम लेवल कम हो रहा है। अब पोटेशियम की ज़रूरत किसको होती है, तो यहाँ पर जो पोटेशियम की ज़रूरत है तो कौन से साइन दिखेंगे आपकी बॉडी में, मसल वीकनेस इन द लेग्स, फटीग होगी पोटेशियम की कमी से, वीकनेस होगी लेग में, क्रैम्प्स रहेंगे, बीपी में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब क्या है यहाँ पर साइन है यदि क्या होगा पोटेशियम का लेवल कम होगा तब। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द नर्स एवेलुएट्स द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। कौन से इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि बेबी को प्रॉपर है जो ऑक्सीजन मिल रही है। साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको अपकमिंग और क्वेश्चन बताए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज़ जिन भी लोगों को जो भी योजना स्कीम लॉन्च हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उन स्कीम्स के नाम हैं जो भेज सकते हैं। बाकी आगे पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम है जिनमें से मैंने 25 स्कीम तक अलग से सेपरेटली सिलेक्ट की हुई हैं, तो उनको भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। हर एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब तक है जो अबॉर्शन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट के तहत। बट यहाँ पर है कि MTP एक्ट में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप कब नहीं करवा सकते। नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। तो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेशन नहीं करवा सकते हैं। यदि MTP अमेंडमेंट एक्ट की बात करते तो आप 24 वीक्स कह सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली MTP एक्ट का है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसके अकॉर्डिंग है जो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। जो इंडिया में कुछ विषम परिस्थितियों में अबॉर्शन को लीगल कहा जाता है। अब यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है 20 वीक तक, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स तक है जो, तो 24th वीक में आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है तब अबॉर्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके के एक्ट हैं। फर्स्ट है MTP एक्ट 1971 में जो आया था, पास हुआ था 1971 में। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली मैरिड वुमेन का ही यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है तो उनका अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में आया था इसमें कहा गया था कि अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन करवा सकती हैं। फिर जेस्टेशनल एज, तो जो MTP एक्ट की है 1971 वाले की, तो उसकी ओनली 20 वीक है। लेकिन MTP अमेंडमेंट एक्ट में जो जेस्टेशनल एज है
ये 24 वीक जो रेप सर्वाइवर है उनके लिए 24 वीक, और जिस बच्चे में यदि फीटल एबनॉर्मलिटी हो तो उनको 24 वीक के बाद भी अबॉर्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर अभी तक तो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है कितने लोग इसको अवॉर्ड कर सकते हैं, तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 12 वीक के लिए। लेकिन यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और यहाँ पर मेडिकल अप्रूवल के यदि 24 वीक का होता है तो मेडिकल अप्रूवल की ज़रूरत आपको फर्स्ट पड़ेगी। कंसेंट फॉर्म भी साइन करवाया जाएगा, कंसेंट तो दोनों में करवाया जाएगा कि इनकेस पेशेंट को कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो एक लीगल इम्प्लीकेशन होता है, ताकि आप यदि मरीज को कुछ भी होता है उस टाइम पे तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो वो आपका कंसेंट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये था MTP एक्ट 1971 और 21 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज अंडर MCH प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर एज। यदि MCH प्रोग्राम के तहत आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हैं जो डेली माँ को कितनी देनी चाहिए, 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन या फिर 100 mcg फॉलिक एसिड और 100 mg आयरन या फिर 100 mcg फॉलिक एसिड। तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो आयरन फॉलिक एसिड का डोज दिया जाता है माँ को वो होता है 100 mg आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड, ताकि हम माँ को एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें। तो MCH प्रोग्राम के तहत जो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप चिल्ड्रन और ऐसे बच्चे जो कि डे केयर सेंटर्स में रहते हो उन सभी को यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यदि आयरन फॉलिक एसिड का डोज पूछते हैं MCH प्रोग्राम में तो 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट वन इज इन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे ड्रग कहाँ पे दी जाती है, सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्पाइन में, कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में जिसको हम कहेंगे, तो स्पाइन में इंट्राथेकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको कोई भी मेडिसिन भेजनी हो तो क्या कहलाते हैं, इंट्राथेकल इंजेक्शन है, कहाँ पे लगाए जाते हैं, स्पाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का मतलब क्या है, रात में बेड वेटिंग करना, बिस्तर में सुसु करना। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरम्फामाजिन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है वो कौन सी है, तो इमिप्रामाइन एज एन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ किया जाता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको बच्चा 3 साल का है आप उसको दवाई देना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ रीज़न से। तो यहाँ पर जो जनरली बेड वेटिंग बच्चों में 6 ईयर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है, बहुत ही रेयरली करेंगे बिस्तर में सूसू। लेकिन यहाँ पर इन केस बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम है तब डॉक्टर इमिप्रामाइन प्रिस्क्राइब करेगा। इमिप्रामाइन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ है जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ड्रग इमिप्रामाइन, जो कि जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन जब एंजाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर हो तब इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेड वेटिंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो वो होगी इमिप्रामाइन। ब्रांड नेम टोफ्रानिल के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यदि पर्सन लंबे टाइम तक एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे, पीटी टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन की लिवर फंक्शन। तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, आपकी जो डोलो के नाम से आप खाते हैं,
तो यदि आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर फंक्शन LFT है जो चेक किया जाएगा, क्योंकि जो डोलो है या फिर आपकी एसिटामिनोफेन हो गई, मेफ्टॉल हो गई या फिर पैरासीटामोल हो गई, ये क्या करती हैं, लिवर को डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है सीधा लिवर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगी। इसीलिए जब आप डोलो भी खाते हैं तो एटलीस्ट आपको कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे का गैप दे के लीजिए। इवन इनकेस बच्चों में जो मेडिकेशन दी जाती है, आपने देखा होगा जो बच्चों में मेडिकेशन देते हैं हम, जिसमें पैरासीटामोल कंटेंट रहता है, उसमें लिखा होता है कि एवरी 6 आवर के बाद और ओनली 24 आवर में 4 डोज ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो एसिटामिनोफेन है या डोलो हो गई, आपकी पैरासीटामोल हो गई, लिवर को डैमेज करने का काम कर सकती है, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रीड स्ट्रैनबर्ग सेल्स एंड नोड्स आर फाउंड इन। जो रीड स्ट्रैनबर्ग सेल्स नोड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में कि मल्टीपल माइलोमा में। तो यहाँ पर कहा है रीड स्ट्रैनबर्ग सेल्स जो नोड्स टाइप से पाए जाते हैं हॉकिंस लिम्फोमा में। किसमें, हॉकिंस लिम्फोमा में। इनका दूसरा नाम है लेक्यूलर हिस्टोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्टिव जायंट सेल्स होगी, जो कि यहाँ पर पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। और ये बी लिम्फोसाइट का ड्राइव्ड फॉर्म ही है। इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल हैं वो तो बी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी, लेकिन जो रीड स्ट्रैनबर्ग सेल्स हैं बनती किस में है, जिस पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने लगती है। कब होगा, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर ही हम जिसको कहेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बहुत ज़्यादा जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन करेगी, जो कि बी सेल्स हैं। तो हॉकिंस लिम्फोमा में रीड स्ट्रैनबर्ग लिम्फोसाइट्स बनने लगती हैं, जिनको रीड स्ट्रैनबर्ग सेल्स या फिर नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट। यदि जिस मरीज को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा उपाय बताएंगे जिससे उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो पाए। लिमिट द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैच व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड, या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन बेड। यदि किसी को बेड रेस्ट दिया गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, मान लीजिए किसी को चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे केस में आप एज ए नर्स क्या कर सकते हैं, आप ऐसे केस में उस पेशेंट को, ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ना हो, उसके लिए आप उसको क्या टीच कर सकते हैं कि आप अपने पैर चलाइए ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज अ विड्रॉवल सिम्टम ऑफ। तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रॉवल सिम्टम है, ओपियोइड्स के, एल्कोहलिज्म के, कैनाबीस के कि कोकीन के। डेलीरियम ट्रिमर्स आपने नाम सुना होगा, ये है सिम्टम, विड्रॉवल सिम्टम हम जिसको कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाने के बाद उसको छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम शो करेगी, वो कहलाता है विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर विड्रॉवल सिम्टम है अल्कोहल का, कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी, लेकिन अचानक से आपके घर वालों ने लड़के मारपीट करके या तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया या फिर शराब छुड़वा दी, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम शो करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलता है किसमें, सीवियर अल्कोहल वाले मरीज में, जैसे कि उसके हाथ पैर का कांपना, कन्फ्यूज़न होना, उसको हेल्यूसिनेशन होना। डेलीरियम ट्रिमर्स में ये तो जनरली जब होते हैं कि आपने 2 या फिर 2 से 5 दिन हो गए आपको लास्ट ड्रिंक किए हुए, देन आफ्टर आपको अचानक से मन हो रहा है कि शराब पीना है लेकिन नहीं मिलती है उस टाइम पे शराब, तो आपकी बॉडी जो हाथ पैर कपेंगे, आपके हाई बीपी होगा, फीवर होगा, हेल्यूसिनेशन होंगे, तो ये सब क्या है यहाँ पे विड्रॉवल सिम्टम हो गए। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें डिटरेंट एजेंट पूछा गया था अल्कोहलिज्म का OSSC में, तो आपको उसका नाम है जो याद रखना है।
disulfiram. Next one is a chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used for patient? एक मरीज है, एक पेशेंट है, लंबे टाइम से शराब पीता है, लेकिन वो अपनी शराब पीने की आदत के लिए अपनी फैमिली को या फिर अपनी वाइफ या फिर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिलाइन है कि रेशनलाइजेशन है। तो ये जो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है, ये कहलाएगी प्रोजेक्शन। अपनी चीज़ किसी और पे, अपना ब्लेम किसी और पे डालना, तो क्या है? प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? HCG हार्मोन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन। तो कंफर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी है। कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो कि क्लियर कट रिजल्ट बताएगी। HCG सिंगल टोन में भी रिलीज होगा और मल्टीपल में भी होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से बेस्ट तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो यदि अपेंडिक्स में परफोरेशन होता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? की जा रही है अपेंडिक्स में परफोरेशन के बाद, तो वो होगा पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनियम कैविटी है, तो वहाँ पे क्या होगा? पस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। अपेंडिसाइटिस में, जो अपेंडिक्स जब बस्ट होगी आपके लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होंगे और ये बैक्टीरिया जो पेरिटोनियम लेयर है उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ जो पेरिटोनियम कैविटी है, पेरिटोनियम कैविटी में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उन सभी को अफेक्ट करने का काम करेगा। और इन्फेक्शन, यदि अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन पूरे जो बैक्टीरिया हैं पूरे में फैलते हैं तो क्या कॉज करेंगे? पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज है, कौन सा कैन्यूला यूज़ करेंगे आप उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए? कैजुअलिटी है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे। तो यहाँ पे जो कैन्यूला यूज़ किया जाएगा वो होगा ग्रीन कलर का कैन्यूला। कौन सा? ग्रीन कलर का कैन्यूला। ग्रीन कलर के कैन्यूला से सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, जो कि 18 गॉस का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रॉमा, सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन हो उस केस में इसको मेनली यूज़ किया जाता है। और येलो कलर का होगा, जो येलो कलर का जनरली 24 गॉस का होगा। तो ये पीडियाट्रिक्स में या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस इज मोर कॉमनली इन सीन विच एज ग्रुप। तो ब्रोंकियोलाइटिस किस एज ग्रुप के बच्चों में मेनली देखने को मिलेगी? 1 से 12 साल, 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर या फिर ऑल द एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होगा? जो आपकी ब्रोंकाई है वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन होगा। तो अब वो इन्फेक्शन जनरली बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसको देखने में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोंकियल रिएक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, तो ये क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस है और जनरली वायरस के थ्रू होगा और मेनली बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसमें। तो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई तो ये हो गए जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए। अब इसका जो है पूरा 2 पार्ट डिवाइड हुए तो इसके इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस जो ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर है, इसमें इन्फेक्शन होता है, वो कहलाएगा ब्रोंकियोलाइटिस। तो इन ब्रोंकियोलाइटिस में ब्रोंक्यूल्स जिसको हम कहते हैं, आइटिस जोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोलाइटिस। और इसका जो इन्फेक्शन है जनरली उन बच्चों को होगा जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। नेक्स्ट वन इज Which of the following immunization should be given to a child who is HIV positive and immune compromised? कौन सी वैक्सीन आप देंगे जिस बच्चे को HIV हो
HIV पॉजिटिव और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो मतलब वीक हो। MMR देंगे, OPV देंगे, IPV देंगे कि रोटा वायरस देंगे। जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इम्यूनिटी क्या हो, कंप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे आप जो वैक्सीन देंगे वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? IPV वैक्सीन, क्योंकि वेरिसेला एंड जूस्टर वैक्सीन है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो, उसमें हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन के लिए हम वेरिसेला और जूस्टर वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी? IPV वैक्सीन। कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100 डे कफ। 100 दिन की खांसी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया है? कोलेरा, TB, पर्ट्यूसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कोलेरा के लिए तो राइस वाटर स्टूल के नाम से जो इसका क्लासिकल साइन है आपका। TB के लिए ट्यूबरक्लोसिस ही आप कहेंगे। पर्ट्यूसिस जिसको 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ क्या है, यहाँ पर 100 दिन की खांसी है, जिसमें बार्किंग कफ देखने को मिलेगी। बार्किंग मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है उस तरीके की खांसी चलेगी, तो कि 100 दिन तक चल सकती है, तो क्या है? पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से डिसीज होगी, इसमें 100 दिन की खांसी कहा जाएगा। इसमें नाक बहेगी, फीवर होगा, माइल्ड कफ होगा, और ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में सिम्टम अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा। कितना ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में? 2000, 1500 या फिर 400? जो ब्लड फ्लो होगा फीटल से प्लेसेंटा से फीटल में वो होगा 500 ml। कितना? 500 ml। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो इनमें सबसे कॉमन क्या देखने को मिलेगा? डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर बताइए, सबसे कॉमन दिमाग की प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है? साइकेट्रिक समस्या क्या है? तो वो कहलाएगी यहाँ पर क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन आप आजकल आए दिन हर एक पर्सन में देख सकते हैं। आजकल आप डिप्रेशन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होता है, मतलब मूड चेंज रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं उसको कि सीधा जो मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट देने की ज़रूरत है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कॉमनली एज़ कम्पेयर टू आर डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, पैरोनिया से कंपेयर करते हैं, डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलता। साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे आपका? डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्रग दैट इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। OCD वाला क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि OCD होगा कैसे और है क्या चीज़। वो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कि OCD को आप कौन सी ड्रग से ट्रीट करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को? अमोक्सापाइन से, डॉक्सेपिन से, फ्लॉक्सिटिन से कि डोथिपेन से? कौन सी मेडिसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी OCD को ट्रीट करने के लिए? तो OCD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन नाम की मेडिसिन यूज़ की जाएगी। क्या है? फ्लॉक्सिटिन, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, SSRS कैटेगरी की ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है, और इसका यूज़ है जो OCD हो गया, बुलिमिया नर्वोसा हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गए, या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सिटिन को यूज़ किया जाता है। और ये बिना प्रिस्क्राइब के नहीं मिलती हैं, जितनी भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लॉक्सिटिन है, इसका ब्रांड नेम प्रोजेक और सेराफेम नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, बट ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं मिलेंगी। और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? OCD के लिए, जो कि SSRS कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट वन इज अगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ। तो अगोराफोबिया में किससे डर लगेगा आपको? स्ट्रेंजर से, क्लोज्ड प्लेस से, अगर से कि ओपन स्पेस से? तो एगोराफोबिया में जो फियर लगता है वो होता है ओपन स्पेस से। ऐसा डर लगना कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर खुले में खड़े हुए हैं और आपको डर लगने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं,
तरीके से यहाँ पे होली मनाई जा रही है। यदि इसी होली की भीड़ में आप फंस जाएं, आपको जो फियर होगा, जो पैनिक लगेगा, वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। नेक्स्ट इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटसेस। कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी माँ से बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कहलाएगा माँ से बच्चे में HIV को रोकने के लिए? इंडिनाविर, लेम्यूविडिन, नेविरापाइन या फिर जिडोविडिन। तो ART जो ड्रग यूज़ की जाएगी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग रहेगी, जो जिडोविडिन भी यूज़ होती है और नेविरापाइन भी होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है कि माँ से बच्चे में ना जाए, तब आप कौन सी ड्रग अपनाएंगे? जिडोविडिन की नेविरापाइन। तो ऐसे केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा क्या? नेविरापाइन। क्या होगा? नेविरापाइन। नेविरापाइन दी जाएगी कब? बच्चे को दी जाएगी ताकि माँ से बच्चे में जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। इसी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नेविरापाइन है जो एडमिनिस्टर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड। तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जिसके कारण ब्लड भी आ रहा है साथ में, तो वो क्या है? बैग ऑफ वाटर है, सर्वाइकल सीक्रेशन है, ब्लडी सो है या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइना है। तो सर्वाइकल म्यूकस का बाहर आना एक प्लग के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लड सो। क्या होगा? सो। नेक्स्ट इज पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन अकरिंग एवरी 15 मिनट्स रेफरेंस। तो पेनलेस एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन के टाइम पर 15 मिनट में फिर आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग, ऑसिएंडर साइन, ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन की नन ऑफ द अबव। तो यदि हर 15 मिनट में पेनलेस यूटेराइन एब्डोमिनल पाल्पेशन के कारण एब्डोमिन के यहाँ पे आपको फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो कंटिन्यूस नहीं आते जाते, 15-15 मिनट का भी शुरू में गैप रहेगा, लेकिन आगे जाके 15 मिनट का गैप भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फास्ट आएंगे। तो यहाँ पर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ये कहलाएगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ, दैट मीन्स LS रेशियो। LS रेशियो है जो किसकी मैच्योरिटी चेक करने के लिए किया जाता है? लंग्स, ब्रेन, फीटल सर्कुलेशन और गोनेट्स। लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन ये होते हैं सर्फेक्टेंट के लिए। कहाँ की मैच्योरिटी चेक करेंगे आप इससे लंग्स की मैच्योरिटी चेक करेंगे। फीटल लंग्स मैच्योरिटी चेक करने के लिए LS रेशियो चेक किया जाएगा। इन केस बच्चा है जो प्रीटर्म पैदा होता है, प्रीटर्म का मतलब टाइम के पहले पैदा हो जाए, लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं होते हैं, तब इसी लंग्स मैच्योरिटी के लिए बच्चे के लिए क्या दिया जाता है? आफ्टर द डिलीवरी डेक्सामेथासोन। क्या दिया जाता है? डेक्सामेथासोन। अब यहाँ पर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे जितना ज़्यादा सर्फेक्टेंट एरिया रहेगा, मतलब बच्चे की लंग्स मैच्योर हैं, तो एक LS रेशियो चेक किया जाएगा लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर यदि जो LS रेशियो है कितना है? 2.5 और मोर है, मतलब पता चलेगा कि बच्चा क्या है? फीटल लंग्स की मैच्योरिटी प्रॉपर है। लेकिन यदि इससे LS रेशियो 1.5 से भी कम होता है, दैट मीन्स बच्चे को क्या है? RDS होने के चांसेस हैं। तो जो फीटल लंग्स मैच्योरिटी चेक करने के लिए क्या है? LS रेशियो चेक किया जाता है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि एक मार्कर है फीटल लंग मैच्योरिटी चेक करने के लिए। बच्चे टाइम के पहले यदि इनकेस पैदा होते हैं तो उनमें लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन और, क्योंकि यहाँ पे आपका बनता है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रीटर्म न्यूबॉर्न, तो जो मेडिकेशन देंगे बच्चे के लिए, क्या है? मेडिकेशन देंगे, वो क्या होगी? डेक्सामेथासोन। क्यों देंगे? लंग्स मैच्योरिटी के लिए। ये एग्ज़ाम में आपको आती है, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको ऐड कर दी है कि प्रीटर्म न्यूबॉर्न यदि पैदा होता है डिलीवरी के बाद, तो जो मेडिकेशन आप उसको देंगे वो होगी डेक्सामेथासोन, ताकि लंग्स प्रॉपर मैच्योर हो जाएं। नेक्स्ट इज
स्ट्रक्चर विच फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। तो कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें फंक्शनली मतलब जो उनके काम करने वाला जो तरीका है वो बंद हो जाएगा। फोरामेन ओवल, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसिस या अम्बिलिकल आर्टरी, सब आपने फीटल सर्कुलेशन में पढ़े हुए हैं। तो जो फंक्शनल क्लोजर है आफ्टर बर्थ होगा वो होगा फोरामेन ओवल। जो डक्टस विनोसिस है पैदा होने के 7 दिन बाद तक ओपन रहेगा लेकिन बंद हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जो फंक्शनल क्लोजिंग है वो तुरंत फोरामेन ओवल की होगी, क्योंकि एनाटॉमिकल क्लोजर होने में वीक्स मंथ लगेगा, लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है वो जो फिजियोलॉजिकल है वो बंद हो जाएगा, लेकिन एनाटॉमिकली वीक से महीने का टाइम लेके बंद होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। ड्रग्स यूज्ड फॉर क्लोजिंग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इन अ न्यूबॉर्न, PDA क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? मेफेनोमिक एसिड, पैरासीटामॉल, आइब्यूप्रोफेन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाएगी PDA को क्लोज करने के लिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।